पर कुछ नहीं था। जंगल और सुनसान सड़कें गुड़गांव की पहचान बन चुकी थी। सूरज डूबने के बाद लोग यहाँ जाने तक से डरते थे। दिल्ली बॉर्डर से आगे जाना हो तो आपको 2 गुना किराया देना पड़ता था। उस समय किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि गुड़गांव जैसी जगह पर आज 100 करोड़ का अपार्टमेंट भी बेचा जाएगा। लेकिन एक इंसान की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केपी सिंह का। केपी सिंह ने सोचा था कि वो गुड़गांव को एक ऐसे एडवांस सिटी के रूप में डेवलप करेंगे जैसा उस समय साउथ कोरिया और मलेशिया के शहर हुआ करते थे। लेकिन उनके इस सपने को बर्बाद करने में लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दी। इसके बावजूद फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 250 कंपनीज का हेडक्वार्टर आज गुड़गांव में ही मौजूद है और ये शहर आज 8000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स का घर बन चुका है। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे? किस तरह डीएलएफ ने एक वीरान इलाके को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप कर दिखाया? आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 नवंबर 1929 को, जब यूपी के बुलंदशहर में कुशाल पाल यानी कि केपी सिंह का जन्म हुआ। इनके फादर चौधरी मुख्तार सिंह पेशे से एक लॉयर थे और माँ एक होममेकर। इन्होंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई एक लोकल मदरसे से की एंड फिर 1939 में डीएवी में एडमिशन ले लिया। स्कूल खत्म होने के बाद जुलाई 1945 में इन्होंने मीरठ कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन अभी वहाँ कुछ हफ्ते ही बीते थे कि इनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। दरअसल उसी दौरान उनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड भोपाल सिंह ने इंग्लैंड में एयर सर्विस ट्रेनिंग फैसिलिटीज के ग्राउंड इंजीनियरिंग कोर्स के लिए बिना केपी सिंह को बताए ही उनके नाम से एप्लीकेशन डाल दी और लकीली वो इसमें सेलेक्ट भी हो गए। लेकिन केपी सिंह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इंग्लैंड में स्टडी करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी। लेकिन जब इस सिलेक्शन के बारे में उनके पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने फंड जुटाने में अपना जी जान लगा दिया और आखिरकार केपी सिंह इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। अभी वहाँ कुछ महीने ही गुजरे थे कि उनकी मुलाकात उनके फर्स्ट लव जूली से हुई। दोस्तों, जूली एक रिच फैमिली विद रेपुटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट केपी सिंह पर भी देखने को मिला। जूली के जरिए उनकी मुलाकात इंग्लैंड के कई दिग्गजों से हुई और उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। केपी सिंह अब अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थे और जूली के साथ शादी करके वो इंग्लैंड में ही सेटल होने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान उनकी मुलाकात एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह वडालिया से हुई और यहीं से उनकी खुशहाल जिंदगी में कई तरह की मुश्किलें आनी शुरू हुई। असल में महेंद्र सिंह ने मुलाकात के दौरान उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की सलाह दी थी, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि केपी सिंह इंग्लैंड में ही बसने का इरादा बना चुके थे, इसलिए वो इंडिया वापस ना जाने के बहाने बनाने लगे। उनका कहना था कि वो केवल आईएमए के एग्जाम के लिए इंडिया नहीं जा सकते, पर दोस्तों एक स्पेशल केस के अंडर उनके एग्जाम को इंग्लैंड में ही ऑर्गेनाइज करा दिया गया था। अब केपी सिंह बिना मन के एग्जाम में बैठ तो गए और इत्तेफाक से उन्होंने उसे क्लियर भी कर लिया। इसलिए केपी सिंह ने अब एक नया बहाना बनाया कि उनके पास टिकट के पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्हें फ्री में टिकट भी प्रोवाइड किया गया। ऐसे में केपी सिंह को इंडिया वापस आना पड़ा और जूली से उनका साथ हमेशा के लिए छूट गया। इंडिया आने के बाद केपी सिंह अपने काम में बिजी हो गए और खुशहाल जीवन बिताने की कोशिश करने लगे। बट उसी दौरान उनकी मुलाकात इंदिरा सिंह से हुई, जो लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी रघुवेंद्र सिंह की बेटी थी। कई मुलाकातों के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और 6 मार्च 1954 को इन दोनों ने मिलकर शादी कर ली। इसके बाद आया साल 1959, जब चौधरी रघुवेंद्र सिंह ने केपी सिंह को अपने फैमिली बिजनेस दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस यानी डीएलएफ को ज्वाइन करने का ऑफर दिया, क्योंकि उनका कोई अपना बेटा नहीं था। इस तरह से आर्मी में 8 साल बिताने के बाद केपी सिंह अपने फादर इन लॉ का बिजनेस संभालने लगे। दोस्तों 1950s के दौरान ही चौधरी रघुवेंद्र सिंह ने दिल्ली में जमीन खरीदी और डीएलएफ ने वहां 22 अर्बन कॉलोनी को एस्टैब्लिश किया, जिसमें पंजाबी बाग, ग्रेटर कैलाश और रजौरी गार्डन जैसे नाम शामिल हैं। इनका कारोबार काफी सही चल रहा था, लेकिन 1957 में दिल्ली गवर्नमेंट ने द दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट डेवलपर दिल्ली में लैंड को एक्वायर नहीं कर सकता था। इस एक्ट के लागू होने के बाद मानो इनका बिजनेस खत्म सा हो गया। लेकिन मौके नजाकत को समझते हुए केपी सिंह ने दिल्ली के आसपास के इलाकों को एक्वायर करना शुरू कर दिया, जिसमें गुड़गांव का नाम भी शामिल था। गुड़गांव दिल्ली के काफी करीब होने की वजह से ये कंपनीज या रेसिडेंस के लिए एक परफेक्ट लोकेशन था और इसीलिए उन्होंने वहां पर एक शहर बनाने का काम शुरू कर दिया। एक दिन जब वो इसी सिलसिले में गुड़गांव के किसानों से बात कर रहे थे, तभी उनके पास एक जीप आकर रुकती है, जिसका इंजन ओवरहीट हो चुका था और उसके ऑनर ने उनसे पानी मांगा। ये कार ऑनर कोई और नहीं बल्कि खुद राजीव गांधी जी थे, जो अपने महरौली के फार्म हाउस के लिए रवाना हुए थे। राजीव गांधी ने बातों ही बातों में केपी सिंह से पूछ लिया कि आप इतनी गर्मी में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर केपी सिंह ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जो राजीव गांधी को काफी इम्प्रेसिव लगा। लगभग 1.5 घंटे की बातचीत के बाद राजीव गांधी ने उन्हें मीटिंग के लिए अपॉइंट कर लिया।
एंड दोस्तों इसी मीटिंग की वजह से अप्रैल 1981 में 39 एकड़ के डेवलपमेंट के लिए उन्हें फर्स्ट लाइसेंस मिल चुका था। अब यहाँ तक तो सब कुछ सेट था, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज था किसानों को जमीन बेचने के लिए कन्विंस करना। इसके लिए केपी सिंह ने करीब 700 किसानों से बात की, उन्हें अच्छा अमाउंट ऑफर किया, साथ ही उनके बच्चों के लिए स्कूल एडमिशन से लेकर हॉस्पिटल्स में इलाज कराने की व्यवस्था भी की। उन्हें ये भी बताया कि इन बंजर जमीन को बेचकर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आप उपजाऊ जमीन भी खरीद सकते हैं। इस तरह के काफी सारे एफर्ट्स के बाद आखिरकार किसानों ने हामी भर दी। लेकिन अब केपी सिंह के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किसानों को देने के लिए वो एक बार में इतने सारे पैसे लाएंगे कहां से। और यहाँ पर उनके फादर इन लॉ यानी रघुवेंद्र सिंह ने दिमाग लगाया। उन्होंने किसानों से कहा कि हम जमीन के बदले आपको जो पैसे दे रहे हैं उनमें से 90% आप वापस से डीएलएफ को कर्ज दे दें। जैसे ही ये कंपनी प्रॉफिट बनाने लगेगी वो उनके पैसे को रिटर्न कर देंगे। अब इस चीज के लिए किसानों को कन्विंस करना वैसे तो काफी मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे करके आखिरकार उन्होंने उनको मना लिया। दूसरी तरफ केपी सिंह साउथ कोरिया और मलेशिया के टूर पर चले गए ताकि वहाँ के डेवलपमेंट मेथड्स को सीखकर गुड़गांव वेंचर को स्टार्ट कर सके। वहाँ से वापस आने के बाद 1981 में उन्होंने सिल्वर ओक्स नाम के हाई राइजिंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1982 में इन्होंने डीएलएफ सिटी के डेवलपमेंट को स्टार्ट किया। साथ ही ये हर महीने 1 से लेकर 6 तारीख के बीच धीरे धीरे करके उन किसानों के पैसे भी लौटाने लगे जिन्होंने डीएलएफ को कर्ज दे रखा था। दोस्तों फरवरी 1983 में अब इन्हें डीएलएफ के 556 एकड़ के एरिया को डेवलप करने का लाइसेंस मिल चुका था। उस समय ये कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन डीएलएफ की ये ग्रोथ एक व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसका नाम था बंसीलाल, जो कभी केपी सिंह के एक अच्छे मित्र हुआ करते थे। इन दोनों के बीच इतने अच्छे संबंध थे कि दोनों घंटों गॉसिप्स करने में बिता देते थे। एक दूसरे के साथ चाय पीना या गाड़ी से घर पर ड्रॉप करना अक्सर उनके बीच होता रहता था। दिसंबर 1975 के दौरान एक दिन केपी सिंह ने कुछ खास गेस्ट्स के लिए एक ग्रैंड पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बंसीलाल को भी इनवाइट किया गया था। केपी सिंह को लगा कि पार्टी में शामिल होने के बाद बंसीलाल कहीं बोर ना हो जाएं, इसलिए उनके साथ के लिए उन्होंने अपने सर्कल से कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को इनवाइट कर दिया। लेकिन केपी सिंह को जरा भी आइडिया नहीं था कि इस खुशी के मौके पर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके चलते उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। असल में पार्टी के दौरान एक सीनियर ऑफिसर ने काफी ड्रिंक कर ली थी और ड्रिंक करके वो बंसीलाल से कहने लगे कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं आपके बारे में संजय गांधी से बात करूं। अब बंसीलाल उस वक्त एक डिफेंस मिनिस्टर थे, जिनका ओहदा एक आर्मी ऑफिसर से काफी बड़ा था। ऐसे में एक आर्मी ऑफिसर के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उन्हें बहुत ही इंसल्ट फील हुई और वो नाराज होकर पार्टी छोड़ के चले गए। बाद में जब केपी सिंह को इस बात की खबर हुई तो वो बंसीलाल से मिलने उनके घर गए, लेकिन बंसीलाल ने मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि केपी सिंह ने उन्हें जलील करने के लिए ही पार्टी में बुलाया था। इसके बाद भी केपी सिंह ने उन्हें कई सालों तक मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकी एक भी बात नहीं सुनी। इसके बाद 1986 में बंसीलाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन गए और उनके पास अब डीएलएफ को बर्बाद करने की पावर आ गई थी। इसी का फायदा उठाते हुए 5 नवंबर 1986 को उन्होंने कंपनी के सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए। साथ ही न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल्स को पब्लिश करके लोगों को वार्न किया गया कि वो डीएलएफ को किसी भी तरह की पेमेंट ना दे। इस खबर के छपते ही डीएलएफ के हजारों क्लाइंट्स परेशान हो गए और अपने रिफंड की मांग करने लगे। ये समय केपी सिंह के लिए बहुत ही मुश्किल भरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया और अपने सभी स्टाफ्स को बुलाकर कहा कि जो भी लोग रिफंड चाहते हैं उन सब। Hey Dad, अच्छे से खेली चैम। any doubt? नो डाउट। सूखे दागों के लिए है नया सर्फ एक्सेल मैट्रिक एसपीपी टेक्नोलॉजी के साथ। ये जिद्दी सूखे दाग निकाले पहली बार सेमी ऑटोमेटिक मशीन में भी। एनी डाउट? नया सर्फ एक्सेल मैट्रिक। ये होटल डिसेंट है, ऐसी लोकेशन पे। वैसे यहाँ रहने के लिए पैसे लगते हैं या फ्री का है? क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। ओ बीबो, बीबो आई बीबो। Great hotels at great locations with flat 25% off. होटल्स ऐसे ऑन गो आई बीबो, फुल मार्क्स बाय बीबो। सबके पैसे वापस कर दिए जाएं। दोस्तों और भी कई तरीकों से बंसीलाल ने डीएलएफ को बर्बाद करने की कोशिश की, जिससे तंग आकर केपी सिंह ने राजीव गांधी से मिलने की सोची। अब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद हर रोज अपने घर पर जनता दरबार लगाते थे एंड उसी दौरान उन्हें कतार में एक दिन केपी सिंह नजर आ गए। वजह पूछी तो उन्होंने उन सारे प्रॉब्लम्स को बताया जो बंसीलाल ने क्रिएट कर रखा था। इसके लिए राजीव गांधी ने बंसीलाल से मुलाकात भी की, लेकिन वो रुकने का नाम ले ही नहीं रहे थे।
और आए दिन उनकी नफरत केपी सिंह के लिए बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन केपी सिंह को राजीव गांधी के ऑफिस से कॉल आई कि वो तुरंत उनसे मिलने आए। एंड जब वो ऑफिस पहुंचे तब उन्हें पता चला कि बंसी लाल उन्हें जेल पहुंचाने की कोशिश में है। अब केपी सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। एंड तब उनके चाचा ने उन्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उठाई और केपी सिंह को दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर ऊंचा गांव में छुपा दिया। अब यहाँ आने के बाद उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। आखिरकार काफी समय के बाद उन्हें एक उम्मीद की किरण तब नजर आई जब 19 जून 1987 को बंसी लाल मुख्यमंत्री पद से हटाए गए और उनकी जगह चौधरी देवीलाल ने सीएम की शपथ ली। लेकिन बंसी लाल की वजह से इस कंपनी की रेपुटेशन इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि किसी भी क्लाइंट्स को इन पर भरोसा भी नहीं होता था। साथ ही बैंक से लोन लेना भी अब इनके लिए काफी चैलेंजिंग हो गया था। इसलिए केपी सिंह ने नॉन बैंकिंग एजेंसी से हायर इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस कंपनी की सिचुएशन सुधरने लगी थी और नए सीएम की मदद से केपी सिंह ने डीएलएफ के रद्द हुए लाइसेंस को 31 जनवरी 1989 के दिन रिस्टोर करा लिया। अब डीएलएफ के ऑपरेशन सही से रन होने लगे थे और मार्केट में फिर से इसकी रेपुटेशन बिल्ड होने लगी। लेकिन इस कंपनी के चैलेंजेस अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि 21 मई 1991 की सुबह राजीव गांधी की हत्या हो गई, जिसको सुनकर केपी सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल मई 1996 में बंसी लाल ने फिर से सीएम की कुर्सी संभाल ली और फिर से उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए मार्च 1998 में देवीलाल की सरकार ने NH8 के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया था ताकि दिल्ली, फरीदाबाद और जयपुर से आने वाले ट्रैफिक को कम किया जा सके। और इस प्रोजेक्ट से गुड़गांव की भी कनेक्टिविटी बढ़ने वाली थी, जिससे डीएलएफ को भी काफी प्रॉफिट होता, क्योंकि इससे वहाँ की प्रॉपर्टी का प्राइस और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला था। इस गुड न्यूज को सुनने के बाद केपी सिंह ने डेवलपमेंट की रफ्तार और भी तेज कर दी। लेकिन बंसी लाल ने फिर से अपनी चाल चली और सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाकर 1998 में इस प्रोजेक्ट को ही बंद करा दिया। अपने टेन्योर में बंसी लाल ने ऐसी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट की जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आखिरकार साल 1999 के असेंबली इलेक्शन में बंसी लाल की हार हो गई, जिसके बाद ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के नए सीएम बने और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लंबे समय तक प्रोटेस्ट के बाद अगस्त 2003 में इन्होंने NH8 के प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट कर दिया। इस तरह से गुड़गांव और दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई। साथ ही NH8 की वजह से कई कंपनीज ने गुड़गांव में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली। इस तरह से एक बंजर जमीन वाली जगह बड़ी बड़ी कंपनीज की पसंदीदा लोकेशन बन गई। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ मारुति सुजुकी, होंडा मोटरसाइकिल, हीरो मोटोकॉर्प, IBM, अमेरिकन एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, असेंचर, जेनपैक्ट और सैमसंग जैसी कई इंडियन और इंटरनेशनल कंपनीज ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेस को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद गुड़गांव की किस्मत ऐसी बदली जैसा कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। दोस्तों, केपी सिंह ने सोचा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज से लेकर जॉब और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ घर तो बन गए थे मगर खरीदार और रहने वाले लोग तैयार नहीं थे। अब क्योंकि उस समय इंटरनेशनल मार्केट में जनरल मोटर्स का बड़ा नाम था, इसके बाद इस कंपनी ने गुड़गांव में अपनी पहली यूनिट को एस्टैब्लिश किया और $10 मिलियन का पहला ऑर्डर दिया, जिसकी देखा देखी यहाँ कई और कंपनीज ने भी आउटसोर्सिंग कराना शुरू कर दिया। दोस्तों, हरियाणा के नए सीएम ओम प्रकाश चौटाला के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। इनकी मदद से IT सेक्टर को खूब बढ़ावा मिला। साथ ही केपी सिंह के बेटे राजीव सिंह का भी इन सब में बहुत ही बड़ा रोल था। अपने पिता की तरह वो भी एक फ्यूचरिस्टिक सोच रखते थे। उन्होंने डीएलएफ साइबर पार्क्स को डेवलप किया, जिसकी मदद से आज का मॉडर्न गुड़गांव बना, जो सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बैंगलोर को टक्कर दे रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा का ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू गुड़गांव से ही जनरेट होता है। केपी सिंह के इस कंट्रीब्यूशन की वजह से 31 मार्च 2010 को उस समय की प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो दोस्तों, ये थी द डीएलएफ मैन केपी सिंह की जर्नी। बाकी इसी तरह अगर आप